बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसी लगी आपको? स्पेशली जब आपने एक फिजिकल प्रॉब्लम उठाया ट्रैफिक फ्लो का और आपने उसको मॉडल किया एक इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हुई होंगी मैथमेटिक्स के ऊपर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, कि यस ये जो भी हम इक्वेशंस पार्शियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं, इनका कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड होता है, ये किसी न किसी वजह से डेवलप की जाती हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कोई भी फिजिकल मॉडल किसी भी तरह से अगर आप उन 6 स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए आप उसको अपनी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और उस इक्वेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कभी डेरिवेटिव का ऑपरेटर इन्वॉल्व हो सकता है, कभी इंटीग्रल का ऑपरेटर इन्वॉल्व हो सकता है, कभी कोई अलजेब्राइक ऑपरेटर इन्वॉल्व हो सकता है, फंक्शंस डिफरेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बेसिकली कहने का ये मकसद है कि आपने जो उसके स्पिरिट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसको आप अंडरस्टैंड कर जाएं, देन आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इन फ्यूचर आपको कभी कोई मसला होगा। लास्ट लेक्चर का रिव्यू लेते हुए हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में फोकस सिर्फ किया मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर कि मैथमेटिकल मॉडलिंग होती क्या है। आप फिजिकल रियल लाइफ से कोई एक प्रॉब्लम लेते हो, उसे कुछ एब्स्ट्रैक्शन की मदद से उसको कन्वर्ट करते हो अपने मैथमेटिकल फार्मूलेशन में, एंड देन यूज सम मैथमेटिकल methods and to solve that equation which we get from the real world problem, और उसका जो रिजल्ट आता है उसको दोबारा आप इंटरप्रेट करते हो अपने रियल लाइफ, उसको कंक्लूजन हम कहते हैं रियल लाइफ कंक्लूजन में, कि आपका जो सोल्यूशन है वो जो आया है क्या वो आपके रियल लाइफ के साथ मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब क्या उसका सोल्यूशन है भी कि नहीं, ठीक है। तो इस मैथमेटिकल मॉडलिंग में जो 6 स्टेप्स थे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव था कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इन लाइक व्हाट इज योर विश, ठीक है। और देन बैकग्राउंड, अब आपने जो सोचा है आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 300-400 ईयर्स से 700 ईयर्स से, लाइक जब से इंसानियत वजूद में आई है उस वक्त से साइंस जो है वो डेवलप होती जा रही है, ठीक है। अब यानी कि आप कोई ऐसा मॉडल नहीं बना सकते जो पाइथागोरस थ्योरम के खिलाफ हो, जो उससे अगेंस्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आज से सदियों पहले जो है वो प्रूव किया जा चुका है, ठीक है। तो आपका जो बैकग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोशन कोई एक ऐसा मॉडल बना रहे हो जिसमें मोशन इन्वॉल्व है, तो उसको जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो मस्ट ओबे करना चाहिए, यानी वो जो मॉडल है आपका वो मस्ट ओबे, उसको ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एम ए को, ठीक है। तो बेसिकली आप बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड इन विच यू आर गोइंग टू मॉडल समथिंग, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड के बगैर आप उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। और जस्टिफिकेशन के लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद आपकी अप्रॉक्सीमेशन होती हैं और इनिशियलाइजेशंस कि आप अपने मॉडल के ऊपर आप एज इट इज़ रियल लाइफ प्रॉब्लम को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर कोई लिमिट सप्लाई करते हो, कोई लिमिटेशंस लेते हो। जैसे कल की एग्जाम्पल में आपने देखा कि जब हमने ट्रैफिक फ्लो को लिया था तो उसमें हमने लिमिट ये लगाई थी कि देयर मस्ट बी नो एक्सीडेंट्स, यानी जो कंटिन्यूटी ऑफ कार्स है वो जारी और सारी रहनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। एक्सीडेंट होंगे तो फ्लो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने एक और आइडियलाइजेशन ये दी थी जो वहाँ पे सिर्फ एक लाइन है जी, 2 लाइन रोड नहीं है, 1 लाइन रोड है, ठीक है। तो तीसरा स्टेप ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्सीमेशन एंड आइडियलाइजेशन ही। एंड नंबर 4 पे इन तीनों की हेल्प से फिर हम अपनी जो फिजिकल सिस्टम है वहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको डिफरेंट नेमिंग करेंगे, और उससे फिर हम जो रिलेशंस उसने डिफाइन किए हुए हैं उनकी मदद से हम एक मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मॉडलिंग कहते हैं।
अब मॉडलिंग में बी आर डी डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे लीनियर और नॉन लीनियर। जैसे अगर आपका इक्वेशन जो है वो उसमें जो ऑपरेटर इन्वॉल्व हो रहा है वो लीनियर है और तो आपका मॉडल लीनियर है, अदरवाइज उसको हम नॉन लीनियर कहेंगे जी। सेकंड पे आप देखो डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस, कि आप कंटिन्यूस मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे हो या आप डिस्क्रीट मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में हमने कंटिन्यूस मॉडल लिया था, हालांकि हम कार फ्लो को अगर हम डिस्क्रीट मॉडल लेते तो हम हर कार के ऊपर बात कर रहे होते, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। लाइक आपके पास अगर 1000 कार्स हैं तो आप हर कार के ऊपर बात नहीं कर सकते, तो आपको एक कंटिन्यूटी उसमें जनरेट करनी होगी जी, ठीक है। तो सिमिलरली डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक, कि आप असाइन करते हो अपने हर वैल्यू को अपने मॉडल में, ठीक है। आप रैंडमली आप पिक नहीं करते, ठीक है। आप रैंडमली आप प्रोबेबिलिटी नहीं अप्लाई करते हो, हाँ जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जो है हमने उसी को प्रेजेंट करते हैं। और ये भी नहीं कह रहा कि प्रोबेबिलिस्टिक नहीं होता, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी पाए जाते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, इसलिए वर्सेस का लफ्ज़ यूज़ किया मैंने। लेकिन हम इस कोर्स में हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के ऊपर फोकस करेंगे जी, ठीक है। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक जी, ये एक फोर्थ टाइप ऑफ मॉडलिंग है। एंड देन जो मॉडल हमारे पास आ जाए वो उसकी वैलिडेशन हम चेक करेंगे, क्या वो मॉडल जो है क्या वो इस काबिल भी है कि हम उसको प्रेजेंट कर सकें, या उसकी मदद से जो रिजल्ट आ रहे हैं हम उनको एक्सेप्ट कर सकें। जैसे कल मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी थी आपको कि अगर हम पॉपुलेशन मॉडल को देख रहे हैं और इन जनरल ये है कि पॉपुलेशन मॉडल हमारे पास हम जनरेट करना चाहते हैं कि पॉपुलेशन पाकिस्तान में रेशियो है लेट्स से 51-49, लेट्स से एक रेशियो है हमारे पास 51 मेल है 49 फीमेल हैं। तो जो मॉडल हमें बताए आफ्टर एक सर्टन एरिया जब हम मॉडल बनाए तो उसमें 97:3 की रेशियो आ रही है, 97 मेल है और 3 फीमेल है, या 3 मेल है और 97 फीमेल है। तो ऑफ कोर्स ये मॉडल वैलिड, ये डेविएशन इसमें ठीक ठाक आ रही है। तो जब इसमें डेविएशन आ जाती है तो फिर वो दैट्स मीन कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक किया है जी। तो आपका जो मेथड है वो मॉडल है वो उसमें डेविएशन ठीक ठाक आ रही, तो वो मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो मॉडल वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। एंड देन जो आपके पास मॉडल आया है उस मॉडल की हेल्प से आप उसको जनरलाइज कर सकते हो, उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं जी, ठीक है। जैसे कल हमने ट्रैफिक फ्लो को देखा था वन लाइन में, इन वन डायमेंशन हमने उसको ऑब्जर्व किया, तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन वन डायमेंशन है हमारे पास। लेकिन अगर हम ट्रैफिक फ्लो की बजाय फ्लूइड फ्लो ले लें, ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड जी इन तीनों में हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इनको मैं दोबारा बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आज फिर मैंने 5-7 मिनट इस पर लगाए। द रीज़न इज़ ओनली कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप किसी भी सिस्टम को आप मॉडल कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको उसका बैकग्राउंड सही पता हो, आप ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव तो है ही है, बैकग्राउंड सही पता हो, आप उसके ऊपर लिमिटेशन सही अप्लाई कर रहे हो, अप्रॉक्सीमेशन जो आप ले रहे हो सही हो, आप उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी अच्छी है कि आपने उसको जब आप कन्वर्ट करते हो मैथमेटिकल रिलेशंस में, तो आपकी जो कन्वर्जन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। और एंड पे आपने ये ऑब्जर्व करना है कि आपका जो मेथड है वो कितना वैलिडेट है, उसमें वो कितना वैलिड है मेथड आपका, ठीक है। देन हमने कल सम बेसिक फिजिक्स लॉ पढ़े थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने इसलिए वो 5-6 लॉ पढ़ाए थे कि वो शायद आगे मैं चल के यूज़ करूँ। कुछ कल ही यूज़ कर लिए थे, कुछ आज यूज़ करूँगा, कुछ शायद कल के लेक्चर में यूज़ करूँ। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ यही फिजिक्स लॉ है जो आप में से जिसने डबल मैथ फिजिक्स में BS किया हुआ है, BSc में किया हुआ है या FSc में फिजिक्स पढ़ा है, तो आप देखो कि हर सिस्टम के लिए फिजिक्स ने बहुत ज़बरदस्त हमारे पास बेसिक फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास मौजूद है। तो आप कोई भी सिस्टम को आप जब मॉडल करने जाओगे तो आपको उसका बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको उनकी बेसिक्स नहीं पता होंगे, उनका जो बेसिक लॉज है उनको नहीं पता होंगे, तो आप कभी भी किसी भी अंदाज से अपनी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है आप सोच भी नहीं सकते वो सही होगी, ठीक है। एंड देन लास्ट स्टेप इज हमने लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन को मॉडल किया था जी विद वन लाइन ट्रैफिक फ्लो जी, ठीक है। तो ये तो कल का काम था। आज का काम क्या है जी? आज हम बेसिकली द हीट इक्वेशन को
मॉडल करने जा रहे हैं जी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन जी, इन वन डायमेंशन उस वो हीट इक्वेशन होती है जी, ठीक है। और इसकी अपनी इन कमिंग रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है, हम बेसिकली फोकस करेंगे हीट प्रॉब्लम के ऊपर, वेव प्रॉब्लम के ऊपर और लाप्लास इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो इसलिए हीट इक्वेशन की जो मॉडलिंग है आपने तवज्जो से देखनी है कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, हम कर क्या रहे, और उसके बाद फिर हीट इक्वेशन से रिलेटेड मैं इनिशियल कंडीशंस डेवलप करूंगा, एंड देन हीट इक्वेशन से रिलेटेड मैं बाउंड्री कंडीशंस डेवलप करूंगा। और जब मैं ये तीनों काम कर लूँगा, यानी मैं हीट इक्वेशन भी बना लूँ, मैं इनिशियल कंडीशंस भी मॉडल कर लूँ, और मैं बाउंड्री कंडीशंस भी जब मैं मॉडल कर लूँ, तो फिर मैं इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को डिफाइन करूँगा, जिसमें ऐसा प्रॉब्लम जिसमें इनिशियल कंडीशन भी हूँ, जिसमें बाउंड्री कंडीशंस भी हूँ, तो इसको मैं फिर इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहूँगा। इससे कुछ एग्जांपल्स और एंड देन सॉल्यूशंस दी। सो कम टू द हीट इक्वेशन, इसको हम डिफ्यूजन इक्वेशन भी कहेंगे, एंड दिस इज इसको मॉडल करना चाहते हैं हम हीट इक्वेशन को, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बुild अ मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कोर्स, दैट डिस्क्राइब्स द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मेटल एज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एक ऐसा मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करना है कि एक हमने एक रॉड ले लिया, एक मेटल का रॉड है, उसमें हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है, जो टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है पोजीशन पर और टाइम पर जी, ठीक है। तो इसी सम डिस्कशन हम आपस में कर लेते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं लेट्स से दिस इज अ रॉड, इसकी जो लेंथ है उसको मैं एल कह देता हूँ, यहाँ से ऑफ कोर्स ये जो लेंथ है इसकी, इसको मैं एल कह देता हूँ, एंड कंसिडर द हीट कंडक्शन प्रॉब्लम इन रॉड ऑफ लेंथ एल मेड ऑफ होमोजीनियस मेटल। होमोजीनियस मेटल यानी ये एक ही जो मटेरियल है उससे बना है जी। ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, ये स्टील और लोहा और सोना और तांबा इन सब का मिलकर बना लिया मैंने रॉड, नहीं, ये एक ही का बना है। उससे रीज़न क्या है कि जो फिर स्पेसिफिक हीट है या उसकी जो डेंसिटी है वो हर मेटल की, हर मटेरियल की अपनी अपनी होती है, ठीक है। केमिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हर मेटल की अपनी अपनी होती है। तो हम होमोजीनियस मेटल इसीलिए ले लीजिए, हम सिर्फ एक मेटल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये एक अपनी फिलहाल अपनी सहूलत के लिए हम ये काउंट कर रहे हैं, ठीक है। मेड ऑफ होमोजीनियस मेटल विद कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया जी ए, ठीक है। एंड रॉड इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड अलोंग इट्स लैटरल एजेस जी, और ये रॉड जो है वो कम्प्लीटली इंसुलेटेड है जी अलोंग इट्स लैटरल एजेस जी, ये इन एजेस के अलोंग ये कम्प्लीटली इंसुलेटेड रॉड है जी। सो ये हमारी बेसिक डिस्कशन जो हमने इस तरह से तय की कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखा, लेकिन अपना सिंपलेस्ट केस हमने उठाया कि होमोजीनियस जो है वो मटेरियल का रॉड है जी, ठीक है, होमोजीनियस मेटल है ये। सो बैकग्राउंड, कुछ बेसिक लॉ मुझे आने चाहिए, तो वो जो बेसिक लॉज हैं ये मैं अगेन दोबारा आज रिपीट कर देता हूँ, और ये उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा जिन्होंने डबल मैथ फिजिक्स के साथ बीएससी की है, लेकिन जिन्होंने डबल मैथ स्टैट के साथ बीएससी की है वो उनके लिए शायद ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो कि फ्लक्स क्या होता है जी, कि बेसिकली कंसिडर अ फ्लो ऑफ अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी। मैं अगेन आज ये रिपीट कर रहा हूँ कि कंसिडर अ फ्लो ऑफ अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी सच एज अ मास, एनर्जी, heat, etc. The flux of this flow is defined as a vector in the direction of the flow at h sub t, whose magnitude is given by the amount of the quantity crossing a unit area normal to the flow in unit time. ठीक है, that is q of h t for magnitude is equal to limit delta s approaches to 0 and delta t approaches to 0, quantity passing through delta s in time in this time interval, and delta s or delta t, where delta s is a small surface area at h that is normal to the flow. I think I missed here t plus delta t, here it must be t plus delta t, it's a time interval, ठीक है। और डेल्टा टी जो है वो उसमें इनिशियल पॉइंट टी है जी, और द सेकंड पॉइंट इज टी प्लस डेल्टा टी जी, ठीक है। तो ये आपका
फ्लक्स होता है। तो इससे आपको आइडिया क्या मिला जी कि आप ये क्वांटिटी पासिंग थ्रू डेल्टा एस, उस क्रॉस सेक्शन में जो क्वांटिटी पास कर रही है उसको हम मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एच टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस और डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो दिस इज लेट्स से द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ सरफेस क्वांटिटी विच आई नेम क्यू passing through a surface delta s in time delta t is given by q of h t delta s delta t approximately equal to q of h t delta s and delta t। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो मेरा सरफेस एरिया जो मैंने सरफेस लिया डेल्टा एस है और जो मैंने एग्जांपल में आपको यहाँ पे लिखा तो इसमें मैंने ए लिखा जी, ठीक है। तो ये क्योंकि जस्ट मैंने पिछली कल के लेक्चर से मैंने इसको फ्लक्स को कॉपी पेस्ट किया तो उसकी जनरलाइजेशन है समझिए कि वो एज इट इज रही, अदरवाइज मैं काम ए में ही करूँगा जी। सो बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जी, बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है जी, अ चेंज इन द क्वांटिटी जो आपके पास पासिंग थ्रू दैट क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट। Let's say हीट की बात करते हैं, चेंज डेल्टा क्यू इन द अमाउंट ऑफ हीट इज इन ए बॉडी ऑफ मास m इज accompanied by a change डेल्टा u in its equilibrium temperature जी, ठीक है। जो डेल्टा क्यू में हीट चेंज हो रही है वो इससे टेम्परेचर की वजह से हो रही है। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज चेंजेस इज गिवन बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम एंड डेल्टा यू, वेयर सी इज योर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल एट विच द बॉडी इज मेड जी। That is the amount of heat required to rise the temperature on a body of unit mass. So this is a basic law which tells us that amount of heat in a body is accompanied by a change delta Q U in its equilibrium temperature, ठीक है। So Fourier law of heat conduction, यहाँ पे ये भी कल हमने पढ़ा था, आज हम इसे यूज भी करेंगे अपने मॉडलिंग में। तो वो क्या कह रहा है कि हीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट, दस द हीट फ्लक्स इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट बाय, जो हम अपने हीट फ्लक्स को नाम फ्लक्स हीट फ्लक्स, कल हमने टॉर्क फ्लक्स टॉर्क फ्लो फ्लक्स का भी देखा था हमने। तो आज हम हीट फ्लक्स की बात करेंगे। तो हीट फ्लक्स को फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में, तो हीट फ्लक्स जो है क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस जे ग्रेडियंट ऑफ यू, ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर जी। यू इज बेसिकली योर टेम्परेचर, वेयर यू ऑफ एक्स वाई जी टी here in 3 dimensions. I took h in 3 dimensions. I must put here h bar to show you the vector h bar is a vector or x y z, 3 components of 3 dimensions, x dimension, y dimension, z dimension, is the temperature at x y z at time t, and k is the thermal conductivity of the material. But remember, अभी जो हम ये तो मैंने जनरल लॉ लिखा है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं हीट कंडक्शन का, उसमें मैं 1 डायमेंशन फ्लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 डायमेंशन फ्लो ऑफ हीट, तो उसमें ये दोनों टर्म्स मेरे जीरो हो जाएंगे, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई और पार्शियल यू बाय पार्शियल जी, इसमें नहीं होगा। यू इज ओनली डिपेंडेंट ऑन एच एंड टी, ओके। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया। रिमेंबर दैट द ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन इंक्रीजेस मोर रैपिडली while in the direction opposite to it, the function decreases most rapidly, ठीक है। Thus a restatement of the Fourier law is that heat flows in the direction in which the temperature decreases most rapidly। इंतहाई सीधी सी बात है कि हीट फ्लो उसी डायरेक्शन में होगी कि लेट्स से अगर आपका एक रॉड का एक सिरा बहुत गर्म है तो कुछ अर्से के बाद रॉड का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। द रीजन इज यहाँ इस तरफ हीट कम थी तो यहाँ से हीट फ्लो किया उसने और इस तरफ आ रही है जी, ठीक है। Heat flows in the direction in which the temperature decreases most rapidly. This is the reason of minus sign here, ठीक है। So minus sign की ये reason है और डेफिनेटली इसका एक खूबसूरत सा प्रूफ भी होगा जो आपको फिजिक्स बुक्स में मिल सकता है। और नाउ कम टू द लास्ट background, last topic of this last law of this background, that principle of energy conservation. The total amount of energy in an isolated system remains constant over time जी। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि आपके टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम वो चेंज नहीं होगी जी, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी जी, ठीक है। सो
आफ्टर दिस हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ दीज 3 or 4 लॉज, हमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता होने चाहिए, हमें फोरियर लॉ पता होना चाहिए फॉर हीट कंडक्शन एंड एनर्जी ऑफ हीट प्रिजर्वेशन लूट कंजर्वेशन जी, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जी। ये 3 लॉज का हमें पता होना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम अपने जो प्रॉब्लम है उसको मॉडल करने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ जो तीसरा स्टेप आता है उसके ऊपर कि मैं अब अपने मॉडल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ। आई वांट टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन माय मॉडल एंड व्हाट इज दिस? द फर्स्ट वन इज वी अज्यूम दैट रॉड इज होमोजीनियस। रॉड सिर्फ एक ही मटेरियल का है जी, एक से ज़्यादा मटेरियल का नहीं है जी, ठीक है। इट फॉलोज दैट स्पेसिफिक heat, and this is thermal conductivity, and this is rho is basically density, are independent of the position h. Also we further assume for a prototype model that c, k, rho are independent of the temperature u. यानी हम प्रोटोटाइप मॉडल की हम बात करेंगे। प्रोटोटाइप मॉडल में मैंने जैसे कल भी बताया था कि हम पहले एक प्रोटोटाइप मॉडल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बेसिक मॉडल, और उसके बाद फिर हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और अपने उस मॉडल को बेहतर कर लेते हैं, जो अपना फिजिकल सिस्टम है उससे इक्विवेलेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली in the first step for a prototype model we consider that C, kappa and rho are independent of u जी, वो हीट पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट है, ठीक है। So this is my first idealization जी, and the second one is the length of the rod remains constant in spite of the changes in its temperature जी। ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो आप हीट ज़्यादा करो तो वो लंबा हो जाए या छोटा हो जाए, तो लेंथ ऑफ द रॉड मस्ट बी कांस्टेंट जी, ठीक है, चाहे आप कितनी भी उसे हीट प्रोवाइड करते हो जी। ये हमारे दूसरा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ रही। वी आल्सो अज्यूम दैट द रॉड इज परफेक्टली इंसुलेटेड अलोंग इट्स लेटरल सरफेस, ठीक है जी। अदरवाइज अब आप इससे ये आप कंक्लूजन ले रहे हो कि आपका हीट जो है वो ओनली हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो है ना जी वो मूव करे, वर्टिकली वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि फोरियर लॉ में आप इसको फोरियर लॉ इसको होल्ड नहीं करता, फोरियर लॉ से ये ओबे नहीं करता ये चीज़। तो हमें ये आइडियलाइजेशन ये लेनी पड़ेगी। वी आर बाउंड टू टेक दिस काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन दैट द हीट कैन फ्लो ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जी, ठीक है। So therefore we infer that the temperature on a vertical cross section of the rod must be the same जी। Thus the temperature U depends only on H and T, that is U is equal to U of HT। ये just one dimension की बात हो रही है, 2 dimension की बात नहीं हो रही। 2 dimension में जब हम बात करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर कुछ और idealization apply करेंगे। For 1 dimension we have to apply this kind of idealization that आपका जो rod है वो perfectly insulated हो along its lateral surface जी, ठीक है। So this is your third idealization जी। Fourth one is we assume that the heat flows in the rod from left to right जी, ठीक है, from left to right, ताकि हमें जब अपने मैथमेटिकल मॉडल करना चाहें तो हम देखें कि हमारा जो पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ पे मूव कर रही है, यानी किस पोजीशन से किस पोजीशन में हम जा रहे हैं। अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि आपका हीट किस तरफ से फ्लो कर रही है तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम एक उसके ऊपर इम्पोज कर देंगे कि लेट से मेरा हीट जो है वो यहाँ से इस साइड पे जा रही है, इस साइड से इस साइड पे जा रही है, ठीक है। वी अज्यूम दैट द हीट फ्लोज इन द रॉड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच रिक्वायर्स लेफ्ट साइड टू बी वार्मर देन द राइट साइड जी। So for modeling we consider an infinitesimal element of the rod between h and h plus delta h। हम एक इंतहाई एक स्मॉल एक एलिमेंट लेंगे रॉड का जो h और उसकी जो पोजीशन है h and h plus delta h, where delta h is positive, and write the equation for energy conservation in it जी, ठीक है। हम अभी इसकी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ यहाँ पे एक दो चीज़ें वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेल्टा वी से मैं मुराद लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट जी। वी ऑफ कोर्स वॉल्यूम से, डेल्टा वी से मुराद है जो इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जी, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट एंड दिस इज इक्वल टू ए डेल्टा एच क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई द लेंथ ऑफ द रॉड जी, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। फिर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एलिमेंट
and delta m is nothing but mass of the element, and this is rho. A is cross-sectional, this is your volume, rho into volume. So, and also the amount of the heat at time t is, which we proved, which we said, I just showed you this in before when we are on the slide of flux, that the amount of the heat Q h t of delta h is equal to C delta m U of h t. तो फ्रॉम अबाउट टू इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं डेल्टा एम की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो दिस थिंग्स कन्वर्ट टू सी रो डेल्टा वी आर सी रो डेल्टा ए डेल्टा एच सी रो ए डेल्टा एच u of h t, this one u of h t as it is. Now I want to see the change in this heat energy. ठीक है, the rate of change in the heat is, of course जब मैं change देखूँगा तो टाइम के रेफरेंस से तो मैं इसको डेरिवेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dt by dt इज इक्वल टू, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम विच आई, दिस इज माई आइडियलाइजेशन. ओके, अप्रोक्सीमेशन जी सी रो जो है वो मेरे टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो जब टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे तो ये कांस्टेंट होंगे, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. सी रो ए डेल्टा एक्स देन पार्शियल यू बाई पार्शियल टी. सो एक आपके पास ये क्वेश्चन आ गई. ऑन द अदर हैंड आपके पास लेट्स से जो हीट फ्लोइंग इन है वो है Q ऑफ एच टी ए, और हीट फ्लोइंग आउट उस इन्फिनिटेसिमल जो आपके पास आता है रॉड है, उसकी हीट फ्लोइंग इन जो है वो आप ये ले रहे हो, और उससे जो आउट है वो ये ले रहे हो. तो हीट कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ हीट कन्वर्सेशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज मस्ट इक्वल द रेट एट विच हीट इज फ्लोइंग इन लेस द रेट एट विच इट इज फ्लोइंग आउट. ठीक है जी, यानी दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस. ये आपकी आउट हीट है और ये इन हीट है. अगर ये ग्रेटर हो जाएगी, आउट होने वाली ग्रेटर हो रही और इन होने वाली, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका रॉड जो है उसमें कोई हीट नहीं बचेगी. सो एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है बेसिक वो ये कहता है कि आपकी इन जो आप हीट कर रहे हो वो मस्ट बी ग्रेटर देन द हीट आउट फ्लोइंग आउट. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज dt by dt, इसको मैं इससे ज़ाहिर करता हूँ, और Q ऑफ एच टी ऑफ ए माइनस Q ऑफ एच टी ऑफ टी ए जे. ये चीज़ इससे बड़ी हो रही तो ये इसका जो डिफरेंस हो रहा है वो मेरा रेट ऑफ चेंज हो रहा है. ठीक है, यहाँ से मैं ए कॉमन लेता हूँ, तो a इंटू क्यू ऑफ एच टी माइनस क्यू ऑफ एच प्लस डेल्टा एच टी डी क्यू बाई डी टी. ये क्वेश्चन आ रही, और एक मैं वापस लेके चलता हूँ, ये क्वेश्चन देखिए. ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई डी टी विच इज दिस वन विच आई शोड यू जस्ट राइट इन द प्रीवियस स्लाइड. इन द अबव इक्वेशन वी ऑब्टेन व्हाट वी ऑब्टेन जी, दिस इज योर राइट साइड एंड दिस बिकम्स योर लेफ्ट साइड. अब यहाँ पे देखें a मस्ट कैंसल्स a, और डेल्टा एच में डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास आ गया. सी रोड पार्शियल यू एच टी और पार्शियल टी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एच टी माइनस क्यू ऑफ एच प्लस डेल्टा एच टी और डेल्टा एच टी. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्योंकि मैं इनफिनिटेसिमल एलिमेंट ले रहा था तो मैं अब इसको कंटिन्यूटी पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं लिमिट टेकिंग लिमिट डेल्टा एच अप्रोचेस टू जीरो. ठीक है, मैं उसको अप्रोच कर लेता हूँ जीरो को. वी गेट सी रो पार्शियल यू एच टी और पार्शियल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एच अप्रोचेस टू जीरो क्यू ऑफ एच टी माइनस क्यू ऑफ एच प्लस डेल्टा एच टी और डेल्टा एच टी. सो यहाँ भी आप देखो कि दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव जी, क्योंकि क्यू डिपेंड कर रहा है एच और टी के ऊपर. ठीक है, और आपका जो मैच साइज है वो h से रिलेटेड है, नॉट t, एंड चेंज जो आ रही है वो h से h प्लस डेल्टा h आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h बन जाएगा जी. लेकिन हम d बाई डी एच नहीं लिखेंगे बल्कि पार्शियल क्यू बाई पार्शियल h लिखेंगे. द रीजन ओनली बिकॉज यहाँ पे माइनस द रीजन ओनली बिकॉज के आपका q डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स के ऊपर, h और t के ऊपर. ठीक है, और ये माइनस साइन इसलिए आया कि ऑफकोर्स यहाँ से जो फार्मूला है वो हमारे पास है क्यू ऑफ एच प्लस डेल्टा एच ट्रामा टी माइनस क्यू ऑफ एच ट्रामा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एच. तो माइनस कॉमन लेने तो ये टर्म ऐसी हो जाएगी, और दिस इज माइनस पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एच. एंड ऑफकोर्स अब मैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज करूँगा.
वो मुझे कहता है कि जो आपका फ्लक्स है वो इक्वल है माइनस स्टेप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द हीट जी। और क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ओनली वन डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एच आ जाएगा, ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा पार्शियल यू बाई पार्शियल एच जी। So this is your heat flux, and substituting the value of heat flux in this above equation, partial Q by partial H. Then we come to this slide, this equation C rho partial U H by T, our partial T is equal to K partial to U by partial H square. And then in the last equation you can see partial to U H over T, और मैं इस स्टेप को सी रो से डिवाइड करता हूँ और इस सारे को मैं स्टेप पावर सी पी कह देता हूँ। और स्टूडेंट्स ये देखें ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो मैंने इसको जस्ट एक इक्वेशन को बीच में मैंने उसको मैं क्या कह सकता हूँ कि नहीं लिखा बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम। सो दिस इज़ योर हीट इक्वेशन जी। और के जो है वो आपका थर्मल कंडक्टिविटी आ रही। Thus the heat equation in one model, one dimension is in this one जी, where K is equal to C, cap power C rho is called the thermal diffusivity। और ये आपका एक प्रोटोटाइप मॉडल आ गया हीट इक्वेशन का जी, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे हमने सारे लॉज यूज किए, लॉ ऑफ फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हमने यूज किया, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमने यूज किया, ठीक है। फ्लक्स का जो बैकग्राउंड था वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके बाद हमने उन लॉज की हेल्प से हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको इंटरप्रेट किया इस अंदाज से कि आप फॉर एग्जांपल हीट ऑफ लॉ ऑफ हीट कंजर्वेशन क्या कह रहा था कि जो हीट इन हो रही है आउट होने वाली हीट से ज़्यादा हो रही, तो उसका जो रेट है वो जो डिफरेंस है वो इक्वल हो रहा है। तो डी क्यू बाई डी टी को मैंने फिर Q of H T minus Q of H plus delta H of T लिख दिया। तो this is basically somehow you can say that application of your physics in mathematics या application of mathematics in your physics। तो ये आपस में रिलेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली जो फिजिक्स होते हैं उनके लिए भी ये कंपल्सरी कोर्स होता है जी, ठीक है, जो वो अपना पढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल में अब कराऊंगा, मैं इस प्रोटोटाइप मॉडल को लेते हुए मैं इसको जनरलाइज करूंगा व्हेन हीट इज जनरेटेड इन द रॉड एट ए रेट ऑफ आर ऑफ एच टी पर यूनिट वॉल्यूम जी। यानी ये जो रेट, ये जो हीट है आर ऑफ एच टी, ये जनरेट कर रहा है रॉड पर यूनिट वॉल्यूम के रेफरेंस से जी। तो मैं इसको आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि फिर आपको मोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आप एक प्रोटोटाइप मॉडल आपके पास आ गया। प्रोटोटाइप मॉडल को मद्देनजर रखते हुए हम फिर उसे जनरलाइज करेंगे जब आपके पास कोई सोर्स टर्म भी मौजूद हो। लेट्स से वी कैन कॉल दिस आर ऑफ एच टी एज ए सोर्स टर्म एज वेल जी। सो एज आई नो आई हैव दिस इक्वेशन partial to u by, this is my derived equation, is equal to 1 over k partial u by partial t जी। जब k जो था वो मेरा थर्मल कंडक्टिविटी है, u is heat and h u is a function of h and t जी, ठीक है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो ये मेरा प्रोटोटाइप मॉडल है, this is my prototype model and I have to enhance my prototype model by introducing the source term r of ht जी। ये मेरे पास एक source term है जी इसकी, ठीक है। तो volume of the element जो है, volume of the element basically is equal to a cross section। ये आपके पास लेट्स से एक मैं रॉड बनाता हूँ ताकि समथिंग लाइक दैट जी। आई होप के, और ऑफ कोर्स इसको भी ये मिलना चाहिए, बहरहाल कुछ इस तरह का रॉड। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये ए है, ये लेंथ इसकी, इसको मैं इन्फिनिटेसिमल ये मैं ले रहा हूँ। तो ये इस पॉइंट को मैं एच कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं एच प्लस डेल्टा एच कह देता हूँ जी,
ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो डेल्टा एच है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं पूरे रॉड की बात नहीं कर रहा, मैं एक इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ उस पूरे रॉड में से, तो जिसमें एच होल फर्स्ट पोजीशन इज एच एंड देन एच प्लस डेल्टा एच एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन विच रिमेन सेम एंड ए, और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ए इंटू डेल्टा एच जी। सो दिस इज योर वॉल्यूम जी। मास क्या होता है जी, मास ऑफ द एलिमेंट, मास इसको मैं डेल्टा एम से ज़ाहिर कर देता हूँ मैं पूरी डेजिग्नेटर की बजाय, रो ए डेल्टा एच जी। रो इज योर डेंसिटी ऑफ दैट एलिमेंट जी। So amount of the heat in the element at time t is equal to q of h t, इसको मैं q of h t डेल्टा h इसको मैं ज़ाहिर करता हूँ c डेल्टा m एंड u ऑफ एच टी जी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, दिस इज योर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा एम इज योर मास एंड दिस इज योर हीट जी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब मैं लेट्स से इस इक्वेशन को मैं 1 कह दूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 कह दूँ, इसको मैं 3 कह दूँ, तो इस 2 वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो Q जो है वो मेरे पास आ जाएगा C डेल्टा एम की वैल्यू क्या थी, रो ए डेल्टा एच यू ऑफ एच टी। सो दिस इज योर क्यू जी। ठीक है, और मैं ये अप्रॉक्सीमेशन में पहले ही अपनी लिमिटेशंस ले चुका हूँ कि सी रो जो है ये कांस्टेंट्स होंगे जी, एज कांस्टेंट्स अबाउट टी जी। ठीक है, दे आर नॉट फंक्शन ऑफ टी जी। ठीक है, तो जब मैं इसमें चेंज देखना चाहूँगा तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो डी क्यू बाई डी टी, दिस इज नथिंग बट सी रो ए डेल्टा एच पार्शियल यू बाई पार्शियल टी जी। ठीक है, अब इसमें जो ये यहाँ तक तो हम बिल्कुल प्रोटोटाइप मॉडल के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, इसमें तो अब बेसिकली जो प्रोटोटाइप मॉडल के बाद हमने इंसास करना वो ये कह रहा हूँ कि ये जो सोर्स टर्म है ये इंट्रोड्यूस किए जी, दिस वन। ठीक है, ये सोर्स टर्म हमारे पास आ जाती है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन व्हाट इज दिस जी, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो हीट इन जो हो रही है और हीट आउट हो रही है। ठीक है, अब हीट इन जो हो रही है वो तो है Q ऑफ एच टी जी, वो जो फ्लक्स जो आपके पास है Q ऑफ एच टी इंटू ए से, और ऑलरेडी जो उसमें मौजूद है हीट, क्योंकि रॉड इटसेल्फ भी हीट जनरेट कर रहा है, वो है R ऑफ एच टी जी। ठीक है, ये तो हो रही हमारे पास जो हीट पॉजिटिव है जी, जो उसकी मटेरियल की हीट को इम्प्रूव कर रहा है, यानी उसको उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ये दोनों फंक्शंस मिलके। और उसको आउट कौन सी हीट हो रही है जिस इस इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट से, वो हो रही है Q ऑफ H प्लस डेल्टा एच टी जी। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से जो हीट आउट हो रही है, यहाँ से इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बल्कि Q ऑफ H प्लस डेल्टा एच इंटू टी यहाँ पे हो रहा है जी, और यहाँ से Q ऑफ एच टी जी। तो ये बेसिकली एक आपके पास एक आप मॉडल सा बन रहा है। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी बिकॉज ये उसके टेम्परेचर को बढ़ा रही है और ये कम कर रही है। तो जो रेशियो है वो मुझे बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट टी क्यू बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू आर ऑफ एच टी प्लस क्यू ऑफ एच टी माइनस क्यू ऑफ एच प्लस डेल्टा एच टी, और ऑफ कोर्स दिस इज ए हियर, और यहाँ पे भी तो ये ए उसका सेक्शन की बात कर रहे तो ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, या उस मॉडल में हमने देखा था कि ये पर यूनिट वॉल्यूम है जी। तो दिस इज बेसिकली डेल्टा वी जी, पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका पूरा वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर रहा है ना हीट को, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग आर ऑफ एच टी डेल्टा वी जी। तो ये जो है
जो सोर्स टर्म है, या इसको मैं सोर्स कहता हूँ, या आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने वाली टर्म है मेटल की, वो पूरे वॉल्यूम के लिए, तो इसको मैं डेल्टा वी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा एंड दिस इज बाई ए जी। डेल्टा वी मुझे पता है कि ए डेल्टा एच आर ऑफ एच टी प्लस ए क्यू ऑफ एच टी माइनस क्यू एच प्लस डेल्टा एच ऑफ टी, और ए टर्म यहाँ पे भी आ जाती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करें, क्योंकि दोनों ने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। कंपेयरिंग 4 and 5 we obtain सो अगली स्लाइड में चलते हैं। सी रो ए पार्शियल यू बाई पार्शियल टी डेल्टा एच इज इक्वल टू, कॉमन ले लूँ ऑर्डर ए, तो ये बन जाएगा आर ऑफ एच टी डेल्टा एच प्लस क्यू ऑफ एच टी माइनस क्यू ऑफ एच प्लस डेल्टा एच ऑफ टी जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ए और ये ए कैंसिल हो रहे, डेल्टा एच को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू आर ऑफ एच टी, डेल्टा एच से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्यू ऑफ एच टी माइनस क्यू ऑफ एच प्लस डेल्टा एच ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एच जी। ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, आर ऑफ एच टी माइनस क्यू ऑफ एच प्लस डेल्टा एच ऑफ टी माइनस क्यू ऑफ एच टी divided by delta h, and taking limit, today मैं infinitesimal element की बात कर रहा हूँ, तो I have to take the limit taking limit delta h approaches to 0, so this equation becomes partial u by partial t is equal to r of h t minus limit delta h approaches to 0 q of h plus delta h comma t minus q of h t divided by delta h, and look at this, what is this? This is a partial derivative, this is a derivative with respect to h g. This is a definition of derivative with respect to h, and on rewriting this thing, r of h t minus partial q by partial h g. So this is my equation, not final, but I will call it equation number 6, let's say. I think it's 5 is done, yes. So equation 6 is this thing जी. Now the Fourier law of heat conduction comes जी, वो मुझे बताता है जो आपका फ्लक्स है वो इक्वल होता है माइनस k ऑफ माइनस टेप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u जी, और क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो ग्रेडियंट ऑफ u जो है वो आ जाएगा आपके पास पार्शियल u बाई पार्शियल h जी। ठीक है, तो q इज दिस थिंग जी। अब q की वैल्यू को इस इक्वेशन में मैं प्लग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, सी रो पार्शियल u बाई पार्शियल t इज इक्वल टू r ऑफ h t माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एच इंटू माइनस क्यू की वैल्यू क्या थी जी, अभी भी हमने देखी थी, माइनस छेपा पार्शियल यू बाई पार्शियल एच जी माइनस कैपा पार्शियल यू बाई पार्शियल एच जी। कैपा is a constant, so it comes out, so we are left with something like that, r of t plus partial to u by partial h जी, c रो partial u by partial t जी। so स्टूडेंट्स ये आ जाए आपके पास। अब आप देखो कि इसको मैं रीराइट कर लूँ, c रो partial u by partial t इज इक्वल टू कैपा पार्शियल टू u by partial h से, जस्ट मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ कि मैं अपने प्रीवियस
रिजल्ट के साथ इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, सी रो से डिवाइड कर दो या टेपा से डिवाइड कर दो, तो सी रो बाई टेपा पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर प्लस आर ऑफ एच टी, एंड दिस इज जो हमने थर्मल कंडक्टिविटी हमने रखी थी वो टेपा ओवर सी रो था, तो ये उलट हो जाता है, दिस इज 1 ओवर के पार्शियल यू बाई, एंड दिस इज टेपा से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी टेपा होना चाहिए, पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर प्लस 1 ओवर टेपा आर ऑफ एच टी। इसको मैं रीराइट करता हूँ जस्ट फॉर, दिस इज 1 ओवर के पार्शियल यू बाई पार्शियल टी, दिस इज इक्वल टू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर प्लस 1 ओवर J kappa R of HT. This is your generalized model when that rod is generating the heat at the rate of R of HT per unit volume जी, ठीक है। So this is your generalized model of mathematical model of heat equation जी। So prototype मॉडल से हम ये जनरलाइज मॉडल पे आ गए जी। अब फॉर एग्जाम्पल आप प्रोटोटाइप मॉडल इन 1 डायमेंशन आपने किया तो आप इसे 2 डायमेंशन में लेके जा सकते हो, 3 डायमेंशन में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है आपके पास। अब इसमें के क्या था, के जो था वो थर्मल कंडक्टिविटी है, के इज थर्मल डिफ्यूजिविटी जी, ठीक है, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी कैपा है जी, ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी जी। So the next topic is the initial condition जी। आपके मॉडल की ऑफ कोर्स जब आपने कोई एक मॉडल करने जा रहे हो तो आपके पास जो डेटा होगा या जो भी चीज़ हो रही है आपके पास उसका इनिशियल डेटा तो होना चाहिए, इनिशियल कंडीशन। सिमिलरली हीट इक्वेशन के ऊपर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर उस रॉड का क्या टेम्परेचर है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो इट्स लेट्स से इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ since one-dimensional heat equation in first order in T, it needs only one initial condition जी। फर्स्ट ऑर्डर है T में, क्योंकि आपने इक्वेशन देखा तो पार्शियल u पे पार्शियल T है, so it needs only one initial condition which is normally taken to be u of x0 is equal to f of x, यानी at t time is equal to 0 पर फंक्शन आपका जो हीट है वो इज अ फंक्शन ऑफ x and it may be f of x is equal to h or h स्क्वायर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी हो सकता है जी, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है और ये यूजुअली एक ही ली जाएगी, नॉट यूजुअली, इट मस्ट बी टेकन ओनली वन जी, बिकॉज टाइम के रेफरेंस से जो आपके पास डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का है जी, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन आपके पास एक ही होगी, ठीक है। दिस मीन्स प्रिस्क्राइबिंग द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द रॉड। सो द बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, क्योंकि आपके पास जो डेरिवेटिव है हीट इक्वेशन में है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट, वो 2 डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, तो आपके पास 2 बाउंड्री कंडीशंस होंगी, ठीक है। द इक्वेशन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर इन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस वेरिएबल, सो वी नीड 2 बाउंड्री कंडीशंस। There are 3 main types of such conditions prescribed at the endpoints h is equal to 0 and h is equal to l, which has physical significance। और यहाँ में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, लेक्चर 2 में आई थिंक मैंने आज सुबह हुए देखा था कि लेक्चर 2 में जब हमने बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस किया था तो मैंने जो एग्जांपल ली थी वो रॉड की ली थी, ठीक है, इंसुलेटेड रॉड की ली थी। हीट से हमने बात चलाई थी और अब हमने बाउंड्री कंडीशंस हीट प्रॉब्लम के लिए हमने किया था, जो डिरिचलेट कौन सी होती हैं, फिर न्यूमन कौन सी थी और फिर मिक्स टाइप कौन सी थी, ठीक है। तो आपने काइंडली लेक्चर नंबर 2 को दोबारा देखें और या उससे नोट सामने रखें तो आपको ये सारी चीज़ें रिपीट होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अगर आपको उस वक्त बात सही समझ आ रही थी तो अभी कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा है, ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सच कंडीशंस एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि एक डिरिचलेट होती हैं, डिरिचलेट कंडीशंस, एक न्यूमन कंडीशंस और एक आपके पास आती हैं मिक्स टाइप जिसमें डिरिचलेट और न्यूमन दोनों का मिक्सचर्स होता है जी। सो द टेम्परेचर में बी एट वन एंड पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंड पॉइंट के ऊपर आपके पास u of 0t इज इक्वल टू अल्फा ऑफ t है जी,
मैं यहाँ पे तीनों को उस तरह डिटेल में नहीं बता रहा जिस तरह से मैंने आपको लेक्चर 2 में बताई थी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में भी एट एंड के ऊपर आपकी जो हीट ऑफ लाइक द स्टार्ट जब आप रॉड करते हो तो एट एक्स इक्वल 0 के ऊपर आपका जो हीट है वो सर्टन हीट है आपके पास, और उसको आप अल्फा ऑफ टी से शो करते हो, और आप इसे 0 भी ले सकते हो, हीट 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन में हम डिरिचलेट इक्वेशन डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं, सॉरी। So if the rod is insulated at an end point, that the heat flux at that end point, that end must be 0 जी। अगर वो इंसुलेटेड हो रहा, दिस मीन्स कोई हीट आउट नहीं हो रही, ठीक है। जब हीट आउट नहीं हो रही तो फ्लक्स 0 हो रहा जी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द डेरिवेटिव u of x being equal to 0, for example the heat flux at the other end at when x is equal to L, this is equal to 0 when time t is for positive जी, of course t पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और जनरली अगर वो परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है तो ऑफ कोर्स वहां से कुछ हीट आउट हो रही है, तो इफ द फ्लो ऑफ द हीट एट ईच एंड पॉइंट टू बी बीटा ऑफ टी, किसी एक खास रेशियो से वो आउट हो रही है, देन द अबाउ कंडीशन बिकम्स, तो आपका जो फ्लक्स है वो बीटा ऑफ टी इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है ये क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इनको हम न्यूमन कंडीशन कहेंगे जी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड में when one of the end point is in contact with another medium, we use Newton's law of cooling, which states that heat flux at the end point is proportional to the difference of the rod and the temperature of the external medium जी। For example u of x जो आपका heat flux था इनिशियल पॉइंट के ऊपर मैं ले लेता हूँ कि उसका u of t, कैपिटल u of t जो अनदर मीडियम है उसका टेम्परेचर है, तो आपका जो इस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से जो आपको रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा कि u of 0t आपके रॉड का जो हीट है माइनस द एक्सटर्नल जी, ठीक है, माइनस हीट ऑफ द एक्सटर्नल जी। सो वेयर u of t इज द नाउन टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम एंड h इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जी, ठीक है। Owing to this to the convention concerning the direction of the heat flux at the other end point, this type of condition becomes minus h u of 0t minus u of t। लाइक अगर आपका मीडियम जो है एक्सटर्नल मीडियम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर आपका जो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा इस इक्वेशन में, माइनस साइन आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स फिर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा इससे, जब वो ग्रेटर हो जाएगा इससे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ रिमार्क देना चाहूँगा, ठीक है, कि बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर कौन सा रिमार्क है, और इस तरह की चीज़ों को आप इसलिए नहीं छोड़ सकते कि ये आपके क्विज जो आपको होंगे उनमें मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। सो रिमार्क है ओनली वन बाउंड्री कंडीशन इज प्रिस्क्राइब्ड एट ईच एंड पॉइंट जी, 8 एंड पॉइंट पर 8 से ज़्यादा बाउंड्री कंडीशंस नहीं हो सकती जी, ठीक है। मैं नहीं कह सकता कि इस 8 एंड पॉइंट के ऊपर, लेट्स से माय एंड पॉइंट इज ए और मैं इस ए के ऊपर मेरे पास डिरिचलेट कंडीशन भी है, न्यूमन भी है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास एक एंड पॉइंट पर सिर्फ एक कंडीशन होगी। यहाँ पे मैंने ये तीनों कंडीशंस लिखी हैं, यहाँ पे पिछले स्लाइड्स में आपको शो की है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है आपके पास, ऐसे 3 टाइप्स में से कोई एक उनमें हो सकती है, ठीक है। ओनली वन बाउंड्री कंडीशन इज प्रिस्क्राइब्ड एट ईच एंड पॉइंट। द बाउंड्री कंडीशन एट h इज इक्वल टू 0 may differ from that at h is equal to L, may be differ, so this there is some typing mistake here, may differ, f is this you don't have to read this thing, so may differ from that at h is equal to L जी। the boundary condition at h is equal to 0, ये जरूरी नहीं है कि इस एंड के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है वो इस एंड के ऊपर भी वही होगी, तो ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इट इज इजीली वेरीफाइड दैट द हीट इक्वेशन इज लीनियर जी, आपके पास जो हीट इक्वेशन आई है वो लीनियर इक्वेशन है, आप इसको बट इट्स योर होमवर्क कि आप इसको वेरीफाई करो कि ये लीनियर है कि नहीं। द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ए सो कॉल्ड पैराबोलिक इक्वेशन जी, ठीक है, वेरीफाई करो इसको कि आप ये कैसे पैराबोलिक इक्वेशन बन गई। एंड द लास्ट इज, अगर आपके पास जो रॉड है आप उसको बेंड करो और उस एंड पॉइंट को उस इनिशियल पॉइंट के साथ मिला दो, यानी एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू L दोनों एक हो जाए, रिंग की शेप बन जाए आपके पास, देन द अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशन वुड बी u of 0t इज इक्वल टू u of lt। जो
जीरो के ऊपर वैल्यू हो रही वही एल के ऊपर वैल्यू हो रही, तो ये इक्वल हो जाएंगे। एंड यू ऑफ एच टी जीरो टी इज इक्वल टू यू ऑफ एच एल टी जी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ रिमार्क्स थे बाउंड्री कंडीशन के रेफरेंस से जी। अब हम चलते हैं इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जी। कि इनिशियल ऐसा प्रॉब्लम जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो एसोसिएटेड विद इनिशियल कंडीशन एज वेल एज दी बाउंड्री कंडीशन जी। तो ऐसे मॉडल को, ऐसे प्रॉब्लम को हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जी। ठीक है, और अगर उसमें सिर्फ इनिशियल कंडीशन है तो उसे हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर सिर्फ बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास तो हम उसे कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है जी। आपके पास कौन से कंडीशंस है? अगर आपके पास दोनों कंडीशंस है तो आप उसे कह रहे हो इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जी। एग्जांपल, इन a first example I will discuss the initial boundary value problem modeling heat reduction in a one dimensional uniform rod with sources। अब मैं source से डाल रहा हूँ, insulated lateral surface and temperature prescribed at both end points is of the form जी। insulated है जी, ठीक है, उसमें एक सोर्स भी है। दिस मीन्स कि आपके पास जो हीट इक्वेशन है जी उसमें एक सोर्स टर्म ऐड हो रही एंड टेम्परेचर प्रिस्क्राइब्ड एट बोथ एंड पॉइंट्स इज ऑफ द फॉर्म। तो हीट इक्वेशन जो ये आ रही, ये सोर्स टर्म आपके पास आ रही। ठीक है, आपने ये सोर्स टर्म इसमें डाल दी और जो बाउंड्री कंडीशंस आई हैं वो ये कह रहा है कि वो परफेक्टली इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड लेटरल सरफेस जी। तो u ऑफ 0t इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी एंड u ऑफ lt इज इक्वल टू बीटा ऑफ टी। यानी आपके दोनों एंड के ऊपर टेम्परेचर जीरो नहीं है, वो उसकी कोई वैल्यू है जो ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ टी और फंक्शन ऑफ टी से हो रही है। ठीक है, एंड इनिशियल कंडीशन वो ये है एट u ऑफ h 0 इज इक्वल टू f ऑफ h 0 h l। तो आप ये देखें आपने एक 400 मॉडल जनरेट कर लिया। ये सोर्स टर्म है आपके पास कि आप किस तरह से अपनी सोर्स टर्म को आप अपनी मेन इक्वेशन में लेते हो, आप जस्ट इसको ऐड करते हो पार्शियल u बाय पार्शियल t एंड पार्शियल 2u बाय पार्शियल h स्क्वायर जी। एंड दिस इज योर द इनिशियल वैल्यू बाउंड्री, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और अभी हमने इनके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम जस्ट मॉडल कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू a basic introduction about the two-dimension heat equation, as well as if there is some time left, then I will try to cover wave equation. So in a second example, if the near end point is insulated and far one is kept in a medium of constant zero temperature, and if the rod contains no sources, so this means that our Q is 0. No, there is no source, so Q is 0. Then the corresponding initial value problem is ut of ht is equal to ku hx, double derivative of u and ht, and the length of the rod is from 0 to L with boundary conditions. अब boundary conditions आप देखेंगे यहाँ पर, अब जो the very first sentence जो written है यहाँ पर, if the near end point is insulated and far one is kept in a medium of constant 0, तो हम नियर पॉइंट को हम जीरो मान लेते हैं कि h इज इक्वल टू जीरो आपका नियर पॉइंट है एंड h इज इक्वल टू l आपका फार एंड पॉइंट है। तो एट h इज इक्वल टू जीरो पे उसका फ्लक्स जीरो होगा। तो दिस मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ u एट h इज इक्वल टू जीरो वो जीरो हो गया। तो ये पहली चीज क्लियर हो रही। एंड द सेकंड वन इज कि आपका जो फार वन मीडियम है वो एक ऐसे जो दूसरा एंड है वो ऐसे मीडियम में है कि उसका टेम्परेचर जो है वो लेट्स से इट्स ए फंक्शन ऑफ टी एंड समथिंग लाइक दैट। तो आपका जो बाउंड्री कंडीशन बनेगी वो u h of lt plus hu of lt is equal to beta of t जी। So and the initial condition is, this is the mixed type equation जी, and the initial condition is as usual u of h0 is equal to f of h, and where q, alpha, beta, f are given functions। Of course here alpha, beta and f are given functions। So what is the solution? Solution of initial value problem, initial boundary value problem is that by it we mean that a function u of ht that satisfies point-wise the given differential equation, the point-wise for every value of h, your function u of ht has to satisfy the given equation। ठीक है? So an initial condition everywhere in the region where the problem is formulated,
And as a remark, I would like to tell you that if the functions alpha, beta and f are sufficiently smooth to ensure that ut, the derivative of u with respect to t, the derivative of u with respect to x, and the double derivative of u with respect to x are continuous in G and up to the boundary of G, including the two corner points, then the initial boundary value problem has at most one solution. यानी आपकी जो स्मूथनेस है वो आपका सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस को वो बता रही है जी, ठीक है. So the summary of my today's lecture is, first of all we model the heat equation. What is the heat equation? We define first of all our objective, then we took some basic laws from the history, and then in the third part of our modeling we basically put some limitations on it, and then we made a mathematical formulation on this, and of course then I made a that was a prototype model, and then I put a source term to generalize this model, how we can get a full model from a prototype model. So then we discuss initial conditions, boundary conditions, and in the end we discuss the initial boundary value problem, and of course then as usual I gave some examples, and what is the solution of initial value problem, and when we have at most one solution we discussed. So this is the summary of today's lecture, and students I think अब आपको मॉडलिंग की काफ़ी सारी समझ आ रही होगी. कल हम इंशाल्लाह 2 डायमेंशन में हीट इक्वेशन को लेके चलेंगे, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम वेव इक्वेशन की तरफ भी चलेंगे. तो आफ्टर हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन हम इसके जो सॉल्यूशंस हैं, अभी तक हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.